हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। देखिए दोस्तों, आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, संविधान में कई प्रकार के बहुमत दिए गए हैं, जैसे साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत, विशेष बहुमत और 2/3 का बहुमत। तो आखिर इन चारों बहुमतों का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, इनको बिल्कुल डिटेल से और आसान भाषा में उदाहरण के साथ समझेंगे। कि सबसे पहला होता है साधारण बहुमत। तो बिल्कुल सिंपल और सबसे सरल है ये। साधारण बहुमत का मतलब होता है कि जिस भी समय, यानी कि जिस भी समय सदन में वोटिंग होगी, सदन का मतलब होता है कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। तो जिस भी समय सदन में वोटिंग होगी तो उस समय वोट देने वाले सदस्यों का आधे से एक ज्यादा वोट अगर कानून के पक्ष में पड़ जाता है, विधेयक के पक्ष में अगर पड़ जाएगा, तो वो विधेयक कानून बन जाएगा, अन्यथा वो विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा की बात करते हैं, तो लोकसभा में कुल वर्तमान में 543 सदस्य चुने जाते हैं। अगर 12 तारीख को वोटिंग होती है तो 12 तारीख को मान लीजिए कि 400 सदस्य सदन में उपस्थित थे लोकसभा में, और 400 के 400 ने वोट डाला, तो वोट का हमें आधा से एक वोट ज्यादा मिलना चाहिए था कानून बनाने के लिए। तो कितने वोट? 400 का आधा होता है 200, तो 200 में एक जोड़ेंगे 201। अगर उस समय में कोई कानून पारित करवाना है तो मतदान में 201 वोट पड़ने चाहिए। तो ये 201 क्या हो जाएगा? साधारण बहुमत। अगर वोट देने वाले सदस्य बढ़ जाते हैं, 500 हो जाते हैं, तो 500 का साधारण बहुमत कितना हो जाएगा? आधे से एक ज्यादा। तो 500 का आधा होता है 250, और 250 से एक ज्यादा, तो 251 वोट चाहिए। तो सीधा सा मतलब साधारण बहुमत का होता है कि जिस समय वोटिंग होगी तो उस समय उपस्थित सदस्यों में से जो वोट करेंगे, यानी कि सदस्य उपस्थित भी होना चाहिए और वोट भी डालना चाहिए। तो वोट डालने और उपस्थित होने वाले सदस्यों का बहुमत से आधे से एक ज्यादा, आधे से एक ज्यादा ही बहुमत होता है। एक बार और समझाता हूं कि अगर मान लीजिए कि लोकसभा में 11 तारीख को कोई विधेयक पर मतदान होना है और मतदान के समय 450 सदस्य उपस्थित थे, लेकिन जो 150 सदस्य थे उन्होंने वोटिंग की प्रक्रिया में भाग ही नहीं लिया, तो उनको नहीं जोड़ा जाएगा। और बाकी जो 300 सदस्य थे उन्होंने वोट डाला। 300 सदस्यों में से अब कितने चाहिए अपने को कानून पारित करवाने के लिए? अपने को चाहिए 300 का आधा से एक ज्यादा। 300 का आधा होता है 150, और 150 से एक ज्यादा यानी कि 151 वोट चाहिए। अगर 151 वोट डल जाएंगे तो अपना विधेयक कानून बन जाएगा, वरना नहीं बनेगा। और अगर मान लीजिए कि विधेयक के पक्ष में पड़ते हैं 170 वोट और बाकी 130 वोट विधेयक को निरस्त करने के लिए पड़ते हैं, तो 170 वोट अपने को चाहिए थे 151, तो 170 पर्याप्त है, तो अपना विधेयक कानून बन जाएगा। तो ये साधारण बहुमत की प्रक्रिया होती है कि उपस्थित और वोट डालने वाले सदस्यों का आधे से एक ज्यादा वोट। ठीक है। इस प्रकार के बहुमत से कई सारे कार्य किए जाते हैं। जैसे अगर भारत में कोई नए राज्य का प्रवेश करना है, या भारत के जो राज्य हैं उन्हीं राज्यों को तोड़ के नए राज्यों का निर्माण करना है, किसी केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा देना है, या फिर किसी केंद्र शासित प्रदेश से राज्यों का निर्माण करना है, तो इस प्रकार के जो कार्य हैं वो साधारण बहुमत से किए जाते हैं। जैसे बजट पारित करवाना, धन विधेयक को पारित करवाना, तो इस प्रकार के कार्य भी साधारण बहुमत से ही होते हैं। कई प्रकार के कार्य साधारण बहुमत से किए गए हैं। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं तो सन 2000 में मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, इन तीनों राज्यों से तोड़कर एक नए राज्य का निर्माण किया गया। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल का, उसको बाद में फिर उत्तराखंड के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। इसी प्रकार बिहार से झारखंड। तो ये सन 2000 में तीनों राज्य तोड़कर बनाए गए थे। इसी प्रकार उत्तरांचल का भी नाम चेंज करके उत्तराखंड कर दिया गया था। तो ये सब नाम चेंज करना भी साधारण बहुमत से ही हो जाता है। अब दूसरे को समझते हैं। दूसरा होता है प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है
कि तत्कालीन सदस्यों का बहुमत। अब ये तत्कालीन सदस्य मतलब क्या है इसका भाई? देखिए, तत्कालीन सदस्यों का मतलब होता है कि जो सदस्य उस समय, यानी कि जिस समय मतदान होगा उस समय सदन के सदस्य हैं। सदन के सदस्य, जैसे मान लीजिए कि लोकसभा के मामले में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 543 सदस्य। तो अगर वर्तमान में आज वोटिंग होती है तो 543 सदस्य लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि 5 सदस्य या फिर 3 सदस्य की सीटें रिक्त हैं। ऐसा मान लीजिए कि 3 सदस्य की डेथ हो चुकी है, तो वर्तमान में सदन के कितने सदस्य हैं? 540। तो इस 540 को अपन तत्कालीन सदस्य बोलेंगे। इनमें उन सदस्यों को नहीं जोड़ेंगे जो रिक्त होंगे, रिक्तियों को निकाल देना है। जो सीटें रिक्त है उनको हम तत्कालीन सदस्यों में नहीं जोड़ेंगे। तो 540 अपने तत्कालीन सदस्य हैं, तो 540 का अपने को बहुमत मिलना चाहिए। 540 का बहुमत का मतलब तो अपने को पता ही है, आधे से एक वोट ज्यादा। तो 540 का आधा कितना होता है? 270। तो 270 से अपने को एक वोट ज्यादा चाहिए, 271 वोट। तो अगर प्रभावी बहुमत से कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाना है या फिर उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाना है, उपसभापति और सभापति को उसके पद से हटाना है, तो ये कार्य भी प्रभावी बहुमत से किए जाते हैं। देखिए, एक उदाहरण से समझिए कि अगर लोकसभा को लगता है कि अध्यक्ष को उसके पद से हटा देना चाहिए, तो अध्यक्ष को उसके पद से हटाना है या फिर उपाध्यक्ष को, तो इसके लिए अपने को तत्कालीन सदस्यों का बहुमत चाहिए। तत्कालीन सदस्यों में लोकसभा की उन सीटों को नहीं जोड़ा जाएगा जो सीटें उस समय रिक्त हैं। रिक्त सदस्यों की संख्या को बाकी निकाल देंगे लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या से। लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या होती है 543। 543 में से अपन रिक्त सीटों को बाकी निकाल देंगे। याद रखिएगा, जो सदस्य मनोनीत है उनको नहीं जोड़ा जाता। अगर मनोनीत सदस्य उपस्थित है यानी कि सदन के सदस्य हैं तो तब उनको जोड़ा जाएगा, अन्यथा नहीं। तो अगर वोटिंग होती है, जैसे मान लीजिए कि 543 सदस्यों में से 3 सीटें रिक्त हैं, तो कुल कितने सदस्य अपने तत्कालीन सदस्य? 540। तो अगर अध्यक्ष को हटाना है तो हमें मतदान के समय कितने वोट चाहिए? 540 के आधे से एक ज्यादा। और 540 का आधा कितना होता है? आधा होता है 270। 270 से एक ज्यादा 271। अगर मतदान में अध्यक्ष को हटाने वाले संकल्प पर 271 वोट पक्ष में पड़ जाते हैं तो अध्यक्ष को अपने पद से हटना होगा, या फिर उपाध्यक्ष के लिए भी यही प्रक्रिया होगी। उपाध्यक्ष के लिए भी अपने को 271 वोट ही चाहिए। देखिए, अपना अगला बहुमत है 2/3 बहुमत, यानी कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो इसको भी समझते हैं। देखिए, इसमें अपन कुल सदस्यों के लिए अपन उन्हीं सदस्यों को जोड़ेंगे जो सदस्य सदन में उपस्थित भी हैं और मतदान प्रक्रिया में भाग भी ले रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अब अपन राज्यसभा का उदाहरण लेते हैं। याद रखिएगा, ध्यान देने की बात यह है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य भी मतदान प्रक्रिया में भाग लेते हैं और मनोनीत सदस्य भी मतदान प्रक्रिया में भाग लेंगे। उदाहरण से समझाता हूं मैं। जैसे किसी दिन सदन में कोई विधेयक को लेकर मतदान हुआ और उस समय सदन में 200 सदस्य उपस्थित थे। वैसे तो कुल सदस्यों की संख्या 245 होती है, लेकिन 45 सदस्य सदन में उपस्थित हुए ही नहीं, केवल 200 ही आए। 200 में से 20 ने वोट ही नहीं डाला, यानी कि 20 उपस्थित तो थे लेकिन उन्होंने वोट नहीं डाला। वोट केवल 180 ने डाला, जिसमें से 120 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में वोट डाला। इसका मतलब 120 ने कहा कि भाई विधेयक पारित हो जाना चाहिए, और जो बाकी 60 सदस्य बचे उन्होंने विधेयक को निरस्त करने के लिए वोट डाला। तो उपस्थित और मत देने वाले सदस्य कितने थे? कुल 180। तो 180 का अपने को 2/3 बहुमत चाहिए था। 180 का 2/3 कितना होता है? 160। सॉरी, 160 नहीं, 120। तो 120 अपने को विधेयक को पारित करने के लिए चाहिए था, जो कि अपने को मिला है। तो 120 अपने को वोट मिले हैं और 120 ही चाहिए था, तो विधेयक पारित हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर हमें
2/3 बहुमत के लिए 120.5 का बहुमत चाहिए था, तो हमें 120.5 को हम 121 वोट मानेंगे, 0.5 को अपन पूरा 1 मान लेंगे, तो 121 वोट जब तक नहीं पड़ेंगे तो विधेयक पारित नहीं होगा। जबकि हमारी इस कंडीशन में केवल अपने को 120 चाहिए थे, तो 120 अपने को मिल गई, तो विधेयक पारित हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण से समझाता हूं कि कोई विधेयक के पक्ष में 149 वोट पड़ते हैं और उसको निरस्त करने के लिए 75 वोट पड़ते हैं, तो कुल कितने वोट पड़े? कुल अपने पास में वोट पड़े हैं 224 वोट, और 224 को अपने को 2/3 बहुमत चाहिए था, और 2/3 कितना होता है? 224 का 149 सही 1/3, यानी कि 149 पॉइंट कुछ 0.33 वोट, तो 0.33 को अपन 1 वोट मान लेंगे, तो विधेयक को 2/3 से पारित करवाने के लिए अपने को 149 प्लस 0.33 को अगर 1 मानेंगे तो 150 वोट पड़ने चाहिए थे, जबकि विधेयक के पक्ष में कितने पड़े? 149 ही, तो 1 वोट से यहां पर ये विधेयक निरस्त हो जाएगा, पारित नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत का मतलब क्या होता है कि कुल वोट देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। अगर 2/3 बहुमत पॉइंट में आता है तो इस पॉइंट को अपन 1 मान लेंगे, चाहे पॉइंट में 0.1 आए, 0.2 आए, 0.3 आए। जैसे यहां पर कितना आया था? 149.33, तो 0.3 को अपन जो 0.33 आया उसको अपन 1 पूरा मान लेंगे वोट। बस 0.33 कैसे वोट डाल सकता है? वो एक व्यक्ति आधा वोट तो ना डालेगा, 1 वोट एक व्यक्ति का डलता है, चाहे वो पक्ष में डाले चाहे विपक्ष में डाले। इस बहुमत का प्रयोग अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण में किया जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत किया जाता है। यदि हमारी राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से किसी अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण करने के लिए संकल्प पारित कर देती है, तो संसद उस मामले में कानून बनाकर अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकती है। विशेष बहुमत, देखिए विशेष बहुमत का प्रयोग भारत में न्यायाधीशों को हटाने के लिए किया जाता है, या फिर संविधान में कुछ जटिल संशोधन करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। विशेष बहुमत के लिए 2 शर्तें पूरी होनी आवश्यक है। पहली शर्त कि अगर किसी संकल्प पर विशेष बहुमत की आवश्यकता है, संकल्प का मतलब होता है किसी प्रस्ताव पर, तो उस प्रस्ताव पर उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत भी मिलना चाहिए। इस वाले बहुमत को तो अपन समझ चुके हैं। दूसरी शर्त है कि जिस भी सदन में प्रस्ताव पारित करवाना है उस सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, अगर किसी सदन की कुल सदस्य संख्या है 500, तो 500 का अपने को बहुमत चाहिए। 500 का बहुमत का मतलब आधे से 1 सीट ज्यादा, आधे से 1 वोट ज्यादा, तो 500 का आधा हो जाएगा 250, 250 में 1 जोड़ेंगे तो 251 वोट। तो एक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे कोई प्रस्ताव है जिसको विशेष बहुमत चाहिए लोकसभा से, अगर लोकसभा में किसी दिन जैसे 11 तारीख को वोटिंग होनी है, तो 11 तारीख को लोकसभा में केवल 300 सदस्य ही उपस्थित थे। 300 में से 300 के 300 ने वोट डाला, 200 ने उस प्रस्ताव को पारित करने के पक्ष में वोट डाला और 100 ने उसको निरस्त करने के पक्ष में वोट डाला। तो क्या दोनों शर्तें पूरी हुई? क्या ये विधेयक जो भी प्रस्ताव है वो विशेष बहुमत से पारित हो जाएगा? तो चेक करते हैं अपन। पहला तो अपने को कुल वोटों का 2/3 बहुमत मिलना चाहिए, तो 200 तो पक्ष में पड़े और 100 विपक्ष में पड़े, तो कुल वोट पड़े 300, 300 का 2/3 होता है 200, तो 200 वोट पक्ष में मिलने चाहिए थे 2/3 बहुमत के लिए, तो 2/3 बहुमत तो मिला है भाई। दूसरी शर्त की भी जांच करते हैं। कुल सदस्यों का बहुमत, लोकसभा के कुल सदस्य होते हैं 543, 543 का बहुमत के लिए अपने को कितना चाहिए? आधे से 1 वोट ज्यादा, यानी कि 272 वोट। लेकिन 272 वोट नहीं मिले भाई पक्ष में, 200 ही रह गई, तो इसका मतलब ये प्रस्ताव पारित नहीं होगा। दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। एक और उदाहरण से समझाता हूं। जैसे राज्यसभा में अगर कोई प्रस्ताव पारित करवाना है तो हमें कुल सदस्यों का बहुमत चाहिए। कुल सदस्य कितने होते हैं राज्यसभा में?
245, इसमें निर्वाचित को भी जोड़ा जाएगा और मनोनीत को भी जोड़ा जाएगा। तो 245 का अपने को आधे से 1 वोट ज्यादा चाहिए। 245 का आधा होता है 122.5, 122.5 को 0.5 को 1 वोट कर लेना है पूरा, क्योंकि आधा वोट कैसे डलेगा भाई, एक सदस्य एक ही वोट डाल सकता है, या तो पक्ष में या फिर विपक्ष में, या फिर वो वोट डाल ही ना। तो मैं 122.5 का मतलब कितना समझना है, 123 वोट। तो 123 वोट अपने को चाहिए किसी प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित करवाने के लिए। तो अगर कोई प्रस्ताव मान लीजिए कि राज्यसभा में आया, राज्यसभा में उस प्रस्ताव के पक्ष में 157 वोट डले और उस प्रस्ताव को निरस्त करने के लिए 83 वोट डले, तो कुल वोट कितने होंगे, 240 वोट हो गई। तो 240 के लिए क्या ये विशेष बहुमत से पारित हो जाएगा, तो दोनों शर्तों की जांच करते हैं। कुल सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत होता है 123, तो 123 वोट मिले क्या भाई इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए, हमें तो 157 मिले हैं, इसका मतलब पहले शर्त पूरी हो गई, कुल सदस्यों का बहुमत तो मिला है, क्या 2/3 बहुमत मिला है। कुल 240 वोट डले हैं, 240 का 2/3 कितना होता है, 160। तो 160 वोट भी पड़ने चाहिए इस प्रस्ताव के पक्ष में, लेकिन हमें मिले कितने हैं, 157। तो इसका मतलब 3 वोट कम पड़ गए, 3 वोट से हमारा जो प्रस्ताव है वो निरस्त हो जाएगा। तो समझ गए आप विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है। विशेष बहुमत में दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, कुल सदस्य, जो कुल सदन के सदस्य हैं उनका बहुमत भी मिलना चाहिए, और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत भी मिलना चाहिए। जैसे एक और उदाहरण से समझाता हूं, जैसे लोकसभा में वोटिंग हुई, 360 सदस्य वोट डालने के लिए उपस्थित हुए, यानी कि 360 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने लोकसभा में उपस्थित भी हुए और वोट भी डाला। तो 360 में से 300 वोट किसी प्रस्ताव के पक्ष में डले और 60 उसके निरस्त में डले, यानी कि निरस्त करने के लिए। तो क्या दोनों शर्तें पूरी हुई है। तो हमें चाहिए था उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। तो कितनों ने वोट डाला, 360 ने। 360 का 2/3 कितना होता है भाई, कितना होता है, 240। तो 240 अपने को इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए चाहिए था 2/3 बहुमत। तो हमें तो 300 मिले, तो इसका मतलब पर्याप्त मिले हैं, ज्यादा ही मिले हैं 240 से। तो इसका मतलब 2/3 बहुमत से तो ये पारित हो गया है। लेकिन क्या सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत भी मिला है क्या। सदन की कुल सदस्य संख्या है 543, तो 543 का में 272 मिलना चाहिए था, 272 मिला है क्या, 300 मिले अपने को। तो इसका मतलब ये प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित हो जाएगा। ध्यान देने की बात यह है कि सदन की प्रक्रिया यानी कि कार्य संचालन होने के लिए, सदन में कोई भी कार्य होने के लिए कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। पूरे सदस्यों में अध्यक्ष को भी गिना जाता है, जो पीठासीन अधिकारी होता है सदन का उसको भी गिना जाता है। जैसे लोकसभा में अगर कोई काम करना है, लोकसभा को कार्य करना है, तो कुल सदस्य होते हैं 543। तो इनका 1/10 सदस्य जब तक सदन में उपस्थित नहीं होगा, सदन की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। तो कितने सदस्य न्यूनतम उपस्थित होने चाहिए लोकसभा में, 543 का 1/10 54.3, तो 54.3 को अपन 55 ही मानेंगे। तो 55 सदस्य कम से कम उपस्थित होने चाहिए लोकसभा में, तभी लोकसभा कार्य कर पाएगी। और राज्यसभा में इसका मामला कितना हो जाएगा, राज्यसभा में 245 होते हैं, तो 24.5, तो 24.5 को अपन 25 मानेंगे। तो 25 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। जैसे एक सदस्य तो पीठासीन अधिकारी हो जाएगा लोकसभा के मामले में, क्योंकि राज्यसभा में जो पीठासीन अधिकारी होता है ना, उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वो सदन का सदस्य नहीं होता। इसीलिए अगर उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पद पर आसीन है तो 25 सदस्य उस समय सदन में उपस्थित होने चाहिए। जबकि लोकसभा के मामले में अगर अध्यक्ष तो सदन का सदस्य होता है, तो अगर अध्यक्ष सदन में उपस्थित है तो अन्य 54 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, क्योंकि अध्यक्ष भी इसमें काउंट हो जाएगा 1/10 सदस्यों में। ठीक है,
इसे अपन कोरम भी बोलते हैं। कोरम का मतलब सदन का कार्य करने के लिए न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति। देखिए जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है किसी प्रस्ताव की, सदनों के लिए या फिर देश के लिए, लोकतंत्र के लिए उसकी उपयोगिता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसके लिए प्रक्रिया भी कठिन होती जाती है। संविधान में संशोधन करने से भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट या फिर कठिन प्रक्रिया राष्ट्रपति की है। राष्ट्रपति राज्यों के लिए भी निष्पक्ष काम करता है और केंद्र के लिए भी, इसीलिए राष्ट्रपति को एक बहुत ही जटिल बहुमत से हटाया जा सकता है। आपने राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया तो सुनी होगी, तो अपना अंतिम जो बहुमत है वो इसी पर आधारित है। अंतिम बहुमत होता है कुल सदन की संख्या के 2/3 बहुमत से। अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो सदन की कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत अपने को चाहिए। तो इसको भी समझते हैं। अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो इसके लिए अगर सदन में मतदान होता है तो सदन की कुल सदस्य संख्या, जैसे लोकसभा के मामले में 543 है, तो 543 का अपने को 2/3 मतदान प्रक्रिया में वोट चाहिए ही चाहिए। अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो 543 का 2/3 कितना हो जाएगा? 362 वोट। अगर 362 वोट राष्ट्रपति को हटाने के पक्ष में है तो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। राष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प लोकसभा में प्रथम सदन में उपस्थित हुआ। राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो 2/3 बहुमत से दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, एक सदन से काम नहीं चलेगा। तो उदाहरण के तौर पर मैं समझाता हूं। लोकसभा में मान लीजिए प्रस्ताव आया, तो लोकसभा में कुल सदस्य संख्या है 543, तो 543 का 2/3 से पारित होना चाहिए। अगर लोकसभा में जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन 500 सदस्य ही उपस्थित थे और 500 का में केवल 350 वोट राष्ट्रपति को हटाने के पक्ष में डले और 150 वोट न हटाने के पक्ष में मिले, तो हमें कितने वोट चाहिए? 362 वोट, जबकि 350 वोट ही मिले। तो इसका मतलब राष्ट्रपति नहीं हटेगा। कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत राष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा से भी पारित होना चाहिए और राज्यसभा से भी पारित होना चाहिए। तो हमने जितने भी बहुमत थे सभी बहुमतों को समझ लिया है। अब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सवाल आया होगा कि आखिर सरकार बनाने के लिए कितना बहुमत चाहिए। देखिए सरकार बनाने के लिए कितना बहुमत चाहिए इसका आप सीधा अंदाजा लगा सकते हो। सरकार गिराने के लिए कितना बहुमत चाहिए? सरकार गिराने के लिए अगर एक वोट भी ज्यादा वोट डला है गिराने के पक्ष में तो सरकार गिर जाएगी। और लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? 543। तो 543 का आधे से अगर एक वोट भी ज्यादा, जैसे 543 में से एक वोट को अलग निकालो और 542 को अलग निकालो, तो 542 का आधा होता है 271, 271 1। अगर मान लीजिए कि जो सरकार है उसके 271 वोट हैं, 271 सदस्य सरकार बनाने में योगदान करते हैं और 272 सदस्य विपरीत में है, विपक्ष में है, तो क्या सरकार रह पाएगी? क्या सरकार अविश्वास प्रस्ताव से गिर ही जाएगी, क्योंकि विपक्ष चाहेगी कि सरकार गिर जाए और गिराने के लिए जितने अधिकतम सदस्य वो ला सकती है उतने लाएगी। तो आपको सोच सकते हैं कि सरकार को बचाने के लिए कितने चाहिए? लोकसभा के आधे सदस्यों से एक वोट ज्यादा तो अपने को चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब 272 वोट तो अपने को चाहिए सरकार बनाने के लिए। अगर 272 वोट अपने को सरकार बनाने में नहीं मिले, अगर 270 ही मिले या फिर 71 ही मिले, तो विपक्ष में कितने हो जाएंगे? 272। और 272 से विपक्ष कुछ दिनों बाद में अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को गिरा देगा। देखिए अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है और विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, सरकार कैसे गिराई जाती है, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है, उपाध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है और उपाध्यक्ष को कैसे चुना जाता है, अध्यक्ष को कैसे चुना जाता है, इन सभी को अपन अगले वीडियो में समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।